अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स मैं मलिक ज़फ़र खलील एडवोकेट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज जो पेपर हुआ है डीडीपीपी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पेपर फर्स्ट है प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, उसकी एमसीक्यूज हम करेंगे और उसके सब्जेक्टिव भी हम करेंगे इस शॉर्ट सी वीडियो में। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं जिक्र कर दूं कि जी यहाँ पे वो थोड़ा चीज़ें वही पूछ रहे हैं, थोड़ा घुमा के पूछ रहे हैं। अगर आपने बेयर एक्ट पढ़ा हुआ है अच्छी तरह, ठीक है, बेयर एक्ट सही पढ़ा हुआ है तो आपसे ये कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है, सारा कुछ बिल्कुल आपको आ जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जी आप बेयर एक्ट पढ़ें, बेयर एक्ट से ही आपको सही पता चलेगा कि जी क्या कहते हैं। ठीक हो गया, चले। तो अब हम शेयर करते हैं कि क्या करता है ये आपका एमसीक्यू जो है आज पेपर हुआ है एडीपीपी का और डीडीपीपी का। उसमें सबसे पहले कहता है कि जी आपका अ पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड शैल नॉट डिस्चार्ज ऑन हिज ओन बॉन्ड। तो ये गलत है, ठीक है। 63 में कहता है कि जी कि कोई पर्सन अगर अरेस्ट हो जाता है तो उसको अरेस्ट डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन उसको उसके ऑन बॉन्ड पे डिस्चार्ज कर सकते हैं या बेल पे रिलीज कर सकते हैं या फिर मजिस्ट्रेट के स्पेशल ऑर्डर पे रिलीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये गलत है। एक पर्सन जो अरेस्ट हो जाता है उसको उसके मतलब पर्सनल बॉन्ड पे भी हम उसको डिस्चार्ज कर सकता है आपका एसएच वगैरह। ठीक हो गया, तो ये फॉल्स है। दूसरा वो कहता है कि जी ट्रायल कोर्ट हैज नो पावर टू ऑर्डर इशुएंस ऑफ परपेचुअल ऑर्डर अरेस्ट अगेंस्ट अक्यूज पर्सन। तो ये भी फॉल्स है। आपका 75 टू क्या कहता है? 75 कहता है वंस वारंट इशूड रिमेन इन फोर्स अनटिल एग्जीक्यूटेड और रिवोक्ड। एक दफा जब वारंट आपका इशू हो जाता है, ठीक है, तो वो परपेचुअल ही होता है। ठीक है, वो फॉर ओवर ही होता है। जब एक दफा वारंट इशू हो गया तो वो चलता रहेगा जब तक इन्फोर्स ही रहेगा, जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए वारंट या जब तक वो कोर्ट कैंसल ना कर दे, रिवोक ना कर दे। ठीक हो गया, तो ये भी फास्ट है। आगे कहता है सर्च वारंट इशूड बाय एडिशनल सेशन जज शैल बी विदाउट जुरिस्डिक्शन। कहता है शैल बी, लाजमी वो विदाउट जुरिस्डिक्शन होगा। तो ये भी फास्ट है। ये जरूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट एडिशनल सेशन जज वो सारे विदाउट जुरिस्डिक्शन करे, विद इन जुरिस्डिक्शन भी कर सकता है। आगे कहता है रिकवरी ऑफ वेपन एट द इंस्टेंस ऑफ accused इज नॉट स्ट्रिक्टली गवर्न्ड बाय द 103। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जी आपका जो एक्यूज की पॉइंटेशन पे जो रिकवरी होती है उस पे जरूरी नहीं है कि वो लाजमी 103 को फॉलो करे। आगे कहता है आपकी एनिमिटी और इल विल बिटवीन टू पार्टीज बाय इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट टेक नॉट सफिशिएंट टू टेक एक्शन अंडर 107। 107 क्या है? 107 कहता है कि जी आपको एक सिक्योरिटी लेते हैं फॉर गुड बिहेवियर। एक पर्सन से आप सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर लेते हैं कि जी अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करता है या फिर और कोई वो आपका आपको अप्रीहेंशन है कि जी वो कोई ऑफेंस कमिट कर देगा या रॉन्गफुल एक्ट कर देगा, ठीक है, या ब्रीच ऑफ पीस करेगा, तो को मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है उनसे श्योरिटी ले सकता है। तो यहाँ पे ये आपका कोई प्रीवियस एनिमिटी या इल फीलिंग्स मतलब उनकी पहले की जो अनबन है वो दो पार्टीज के दरम्यान वो सफिशिएंट ग्राउंड है आपकी एक्शन लेने की। तो यहाँ पे ये फॉल्स है। उन्होंने कहा कि नॉट सफिशिएंट ग्राउंड, तो ये सफिशिएंट ग्राउंड होती है प्रीवियस एनिमिटी। आगे कहता है एवरी फर्स्ट FIR कैन नॉट बी लॉन्च बाय माइनर। ये भी गलत है। वहां पे एनी पर्सन 154 हम पढ़े तो वो एनी पर्सन की बात कर रहा है, ठीक है। एनी पर्सन कैन लॉन्च कैन लॉन्च मतलब काज इंफॉर्मेशन टू SHO, ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। आगे कहता है इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट सर्कमस्टांसेस ऑफ alleged cognizable crime पुलिस ऑफिसर हैज टू सीक इंफॉर्मेशन। तो ये भी गलत है। आपका कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आप इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट से या कोर्ट से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इजाजत लेना पड़ता है, ठीक है। 165 जो है, सॉरी 155 156
156 में वो क्लियर बता रहा है कि जी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कोर्ट से मजिस्ट्रेट से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए। आगे कहता है आपका कन्फेशन इज इनएडमिसिबल इन एविडेंस ऑन ओथ इन इज एडमिसिबल। ठीक है, कि ऐसा कन्फेशन जो ओथ पे लिया जाए वो इनएडमिसिबल है। ठीक है, वो एडमिट नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो गलत है। ओ ठीक है, वो सही है कि जी आपका जो कन्फेशन होता है हमेशा विद आउट होता है। विद आउट होता होगा, विद आउट ओथ होगा तो वो एडमिसिबल होगा, और विद विद मतलब विद आउट ओथ होगा तो वो एडमिसिबल होगा, और ऑन ओथ होगा तो वो इनएडमिसिबल होगा। सिंपली कि ये आपका ट्रू है कि आपका 164 में क्लियर बता रहा है। 164 में दो चीजें हैं, एक आपका है वो स्टेटमेंट होती है, और एक होती है आपका कन्फेशन। ठीक है, जो स्टेटमेंट है वो ऑन ओथ होती है, और जो कन्फेशन है वो विद आउट ओथ होता है। ठीक है, विद आउट ओथ होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये आपका जो है ये ट्रू है। ठीक हो गया, ये ट्रू है। जैसे आप देखते हैं कि जी 365 की एफआईआर होती है, लड़की आके बयान देती है, लड़की का जो बयान होता है वो आप अक्सर 64 की बयान देखते हैं, लड़की के बयान वो उसकी स्टेटमेंट होती है, उसका कन्फेशन नहीं होता। अगर अक्यूज्ड आके कन्फेशन करेगा तो वो विद आउट ओथ होगा। कन्फेशन हमेशा विद आउट ओथ होता है। आगे कहता है आपका ट्रायल कोर्ट कैन नॉट समन द अक्यूज्ड प्लेस्ड इन कॉलम 2। कॉलम 2 में कौन से लोग होते हैं? कॉलम 2 में ऐसे लोग होते हैं जिनको ड्यूरिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ओ कोर्ट ये कहता है कि जी ट्रायल कोर्ट उनको समन नहीं कर सकती, ये गलत है। कोर्ट उनको समन कर सकती है। मेरा एक केस चला था 376 का, उसमें हमारा जो एक मुलजम था, दो मुलजम थे, एक को कॉलम 2 में रख के बेगुनाह करके भेज दिया था। तो यहाँ पे बैठी थी सजीदा अख्तर साहब एएसजे, तो उसने वो कॉलम 2 पे रखे हुए मुलजिम को भी उन्होंने कॉल कर लिया था, तो वो कर सकती है। ठीक है, ट्रायल कोर्ट कॉलम 2 वाले मुलजिम को भी कॉल कर सकती है। आगे कहता है ऑर्डर ऑफ एक्विटल कैन नॉट बी चैलेंज बाय द वे ऑफ अपील बाई वली। कहता है वली की अपील से एक्विटल का ऑर्डर चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। एग्रीव एक्विटल के ऑर्डर को एग्रीव पार्टी चैलेंज कर सकती है। तो वली क्या होना है? वली होता है आपका जो आप जिसकी डेथ हो जाती है उसके लीगल हेयर्स उसके वली होते हैं। वली की डेफिनेशन 305 पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड में भी डिफाइन किया गया है। ठीक है, कि जो आपके डिजीज है उसके वारसान जो है वो वली होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वली एग्रीव पार्टी है तो वो फाइल कर सकता है, तो यहाँ पे ये फॉल्स है। आगे कहता है जी पुनिशमेंट फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन सेक्शन 4। सेक्शन 4 है आपका कल्टीवेशन जो करेगा, ठीक है, नार्कोटिक ड्रग्स की साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की कल्टीवेशन करेगा तो वो क्या होगा? उसको सजा दी जाएगी। मतलब सेक्शन 4 में उसकी प्रोहिबिशन है। जो सेक्शन 4 की मतलब करेगा, सेक्शन 5 में उसको, सेक्शन 5 CNSA में उसको सजा दी गई है 7 साल की। उसके बाद कहता है मिनिमम पनिशमेंट फॉर द कन्फेशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 11F ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट शेल बी 5 ईयर्स। ये 11F6 में बताया गया कि वो 5 ईयर्स है। ठीक हो गया। आगे कहता है अपील जो है ना, फोरफीचर की अपील, इसमें 30 डेज है। 11S2 में बताया गया है। उसके बाद कहता है डिस्ट्रिक्ट एंटी करप्शन कमेटी शैल मीट एट लीस्ट। यहाँ पे जो है ना पंजाब एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट रूल्स हैं, ठीक है, 2014 के, उसका रूल 16 सब रूल 3 में बताया गया कि जी प्रोविंशियल जो है ना, प्रोविंशियल एंटी करप्शन कमेटी वो 6 माह में एक दफा लाजमी मिलेगी। यहाँ पे बात कर रहा है डिस्ट्रिक्ट की, और ये एक एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट रूल्स 1985 के भी हैं, तो उसमें भी डिस्ट्रिक्ट की उमिट थी, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट की उमिट है। आगे कहता है जी आपका पब्लिक सर्वेंट हु कमिट क्रिमिनल मिसकंडक्ट, ठीक है, क्रिमिनल मिस शैल बी पुनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच टू 7 ईयर। ये सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 में बताया गया। आगे कहता है एडवांसिंग सेक्रेटेरियन हेटर्ड इज
कॉल्ड साइबर टेररिज्म। जो आपका फिरका वाराना मतलब फिरका वाराना मतलब हेट को अप्रोच करता है, बढ़ाता है, ठीक है, फिरका बंदी करता है, ठीक है, तो उसको सजा दी जाए, ये मतलब उसको वो अब जताया जाए आपका साइबर टेररिज्म में, जो कि सेक्शन 10 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में बताया गया। ठीक हो गया। आगे कहता है आपका ट्रांसमिशन ऑफ अनसोलिसिटेड इंफॉर्मेशन विदाउट परमिशन ऑफ पार्टिसिपेंट। ठीक है, आपका जो मतलब बगैर आपकी मतलब इजाजत के आपको मैसेज मिलते हैं कि जी आपको जीतो पाकिस्तान में आपका इनाम मिला है, लगा है, ठीक है, या आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट में से आपको इतनी पैसा मिला है, ठीक है, तो आप हमें ये इन्फॉर्मेशन दें तो फिर आपको इतनी पैसे मिलेंगे। तो ये क्या है, ये आपका स्पैमिंग में आ जाता है। या आपको अक्सर मेरी एक स्टूडेंट है वहाँ पे, वो उसने कहा कि सर मुझे कॉल आई है, कहती हैं कि जी आप जैज़ वालों से बात करें तो आप अपना जैज़ का अकाउंट बताएं। तो उन्होंने जैज़ का अकाउंट बताया, उनकी परमिशन के बगैर उनको मतलब एक कॉल वसूल हुई, उनको उन्होंने का जैज़ का अकाउंट बताया और वो उसके जैज़ अकाउंट से पैसे खत्म हो गए थे। तो ये क्या है, ये आपकी स्पैमिंग है। स्पैमिंग क्या है कि किसी पर्सन से कोई इंफॉर्मेशन लेना और उस इंफॉर्मेशन से विदाउट उसकी इजाजत के बगैर लेना, और उस इंफॉर्मेशन से उसको रॉन्गफुल लॉस देना और आपको रॉन्गफुल गेन हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्पैमिंग है। आगे कहता है आपका जो सेक्शन 21 है वो ये कहता है कि जी किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जाएगा कि जी वो टैक्स दे किसी दूसरे मजहब के लिए। ठीक है, जैसे मुसलमान हैं उनको ये नहीं कहा जाएगा कि आप पैसे दें, हम चर्च बनाते हैं, या क्रिश्चियंस को ये नहीं कहा जाएगा कि जी आप पैसे दें और हम इस्लाम को प्रोपेगेट करते हैं, इस्लाम की तबलीग करते हैं, या हम मस्जिद बनाते हैं, मदरसा बनाते हैं। ऐसा नहीं ले सकते, उसकी प्रोटेक्शन दी गई है 21 में। आगे कहता है जो क्यूबरंटो, यहाँ पे देखें ना कि डिटेल के साथ आप पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, क्यूबरंटो कहता है क्यूबरंटो शैल बी फाइल्ड अंडर आर्टिकल 199 आपका 191(9)(1)(b) में है। ठीक है, 1(b) का 2 है, 1(b) का 2। ठीक है, पहले में आपका प्रोहिबिशन है, 1(a) में प्रोहिबिशन है, और 1(a)(2) में आपका सेशलोरी है, 1(b)(1) में हेबियस है, और B2 में आपका क्यूबरंटो है, 1C में मैंडामस है। ठीक है, ये आपकी हिरार्की है इसमें 199 की। मतलब वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपने बेयर एक्ट को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, बेयर एक्ट को अच्छी तरह देखना है। आगे कहता है आपका मीटिंग ऑफ जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी शैल हेल्ड एट लीस्ट वंस इन मंथ। ठीक है, ये 111 पुलिस ऑर्डर के तहत दिया गया है, 111 सब आर्टिकल 2 पुलिस ऑर्डर। ठीक है, उसमें जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है 1 महीने में एक दफ़ा लाजमी मिलती है, महीने में एक दफ़ा लाजमी मिलती है। आगे कहता है वन पुलिस ऑफिसर अननेसेसरी डिले फॉरवर्डिंग दी फॉरवर्डिंग टू अ कोर्ट एंड अरेस्टेड पर्सन शैल बी पुनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 साल के लिए उसको सजा दी जाती है, जो कि 157 पुलिस ऑर्डर में बताया गया है। ये 157, 155, 155, 156 और 157, इनमें से लाजमी कुछ ना कुछ पूछते हैं। 2019 में एडीपीपी में पूछा गया था, अभी डीपीजी के पेपर हुए हैं उनमें से भी पूछा है उन्होंने। ठीक है, और डीडीपीपी में भी आ गया है। तो ये आपका पुलिस ऑर्डर जो है 155, 56 और 57, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से लाजमी कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। कहता है ए पर्सन हु इम्पोर्ट सेल फॉर ड्रग, imports for sale any drug under the name अदर देन दी रजिस्टर पर्सन, ऐसे नाम से करते हैं जो नाम रजिस्टर नहीं है, तो उनको कितनी सजा दी जाएगी, उनको सजा दी जाती है आपका 10 साल। ड्रग एक्ट है उसका सेक्शन 27(a) के तहत उसको सजा दी जाती है 10 साल तक। ठीक है, कम अज कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल, और फाइन जो है कम अज कम 25 मिलियन और ज्यादा से ज्यादा फाइन जो है 50 मिलियन।
यहाँ पे ऐसी सजा नहीं है, तो आपने लिखना है नन ऑफ दीज। आगे कहता है ए पर्सन सेंटेंस्ड बाय द ड्रग एक्ट में प्रेफर अपील टू अ बेंच। वो बेंच ऐसा होगा 31 से कहता है डबल बेंच होगा, मतलब जिसमें मोर देन 2 जजेस सुनेंगे, मोर देन 2, एटलीस्ट 2 जज होंगे, 2 से ज्यादा हो सकते हैं काम नहीं। आगे कहता है जुवेनाइल जस्टिस कमेटी जो एक जो अक्यूज्ड है, ठीक है, उसको लीगल असिस्टेंस दी जाएगी एक ऐसे एडवोकेट से जिसकी प्रैक्टिस स्टैंडिंग 7 साल होगी। और आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अगर जो अग्री पर्सन है आपका अपील अगेंस्ट एक्विटल जो है वो सेक्शन 18 के तहत है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, वो आपका 30 दिन में होती है, विद इन 30 डेज होती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। उसके बाद वो कहता है कि जी आपका डिस्कस दी रिमांड जो है बोथ फिजिकल एंड जुडिशियल, फिजिकल और जुडिशियल। फिजिकल रिमांड आपका पुलिस को होता है जो इन्वेस्टिगेशन कर लेती है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है तो फिर जुडिशियल रिमांड के लिए भेज देते हैं, वो आपका मतलब जुडिशियल रिमांड मतलब ट्रायल के दौरान। इसमें जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं 61 CRPC, 167 आपका CRPC और 344 CRPC। इस पे लैंडमार्क जजमेंट है 1984 PCLJ 2588 गुलाम सरवर केस, अब तक यही चल रही है। ये आपने इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं ये भी आप इनको डिस्कस कर सकते हैं डिटेल के साथ। आगे वो कहता है क्वेश्चन जो है इसकी एप्लेट जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की वो 85 185 में डिस्कस की गई है, तो 185 को आपने डिस्कस करना है। ठीक है, 184 इसकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, 185 एप्लेट जुरिसडिक्शन है, 186 आपका एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है। आगे आपका आ जाता है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ 85 डिस्कस करना है। आगे कहता है डिस्कस टू द एक्सटेंट विच मोड इन एंड द मोड इन विच विटनेस में प्रेफर राइटिंग इन ऑर्डर टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। ठीक है, तो विटनेस अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है वो अपनी राइटिंग से या किसी दूसरे की राइटिंग से या फिर किसी डॉक्यूमेंट से वो विटनेस अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है। आगे 157 में बताया गया कि जब विटनेस को वो मेमोरी रिफ्रेश की जाएगी तो वही डॉक्यूमेंट या वो वही जो डॉक्यूमेंट विटनेस को रिफ्रेश करने के लिए गया गया है वो दूसरी पार्टी को दिखाया जा सकता है या उनको दिया भी जा सकता है अगर दूसरी पार्टी मांगती है तो। ठीक हो गया। आगे सेक्शन क्वेश्चन नंबर 5 है कि जी नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस। ये तो सेम वर्डिंग 38 में बताई गई है कि जी पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन देंगे अक्यूज जो मतलब कन्फेशन करेगा पुलिस के सामने वो उसको प्रूव नहीं किया जाएगा। आगे कहता है सिंथेसिस द रूल एंड स्टेट द पर्पस फॉर विच कन्फेशन मेड टू पुलिस में बी एडमिसिबल। अब देखें पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो उस वक्त एडमिसिबल हो सकती है वो या उसको प्रूव किया जा सकता है जब उसको आपका मतलब सेक्शन 40 के तहत जब वो न्यू इन्फॉर्मेशन हो जो कि पुलिस को पता ना हो। इसकी सेक्शन 40 की एसेंशियल्स यही है कि जी अगर अक्यूज जो है कोई नया फैक्ट देता है, ठीक है, वो नया फैक्ट जो है पुलिस को पता नहीं होता, ठीक है, पहले पुलिस को पता नहीं होता और वो फैक्ट होता भी ऑफेंस से रिलेटेड है तो ऐसे फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है ये सेक्शन 40 के तहत। और ये बताया सेक्शन 40 के तहत जैसे आपकी रिकवरी होती है, मुलजिम को पॉइंटेशन पे रिकवरी होती है तो उस पॉइंट रिकवरी की हद तक प्रूव किया जा सकता है। आगे कहता है प्रोटेक्टेड पर्सन, प्रोटेक्टेड पर्सन जो है वो सेक्शन 5 विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट में बताया गया है। और उसके बाद कहता है को क्या नॉन कोर्ट मेयर्स कौन सी हैं वो सेक्शन 6 में बताई गई हैं और स्पेशल मेयर्स कौन सी हैं वो आपका सेक्शन 8 में बताई गई हैं जो कि आगे वो प्रोसीजर है 9 से 14 तक। तो ये सारा आपका आ जाते हैं ये प्रोविजंस 9 से 14 तक, मतलब 5 6 8 और 9 से 14, ये आपकी रेलिवेंट प्रोविजन है, इनको डिस्कस करना है। आगे ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, ये 2006 मतलब 19 में सिविल जज, 2017 में सिविल जज में पूछा गया है और ये आपका ADPP के भी एग्जाम में पूछा गया है। अब ये इसके मतलब DPG ADPP के DDPP के एग्जाम में भी आ गया, ये लाजमी पूछा है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 5 6 और या फिर वो डाइवर्शन का पूछ लेते हैं 9 10, ठीक है, या प्रोबेशनल रिपोर्ट पूछ लेते हैं सेक्शन 14 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का।
ठीक है। तो यहाँ क्या कहता है, जुवेनाइल जस्टिस आर्डर, जुवेनाइल ऑफेंडर इन अकॉर्डेंस विद द जुवेनाइल जस्टिस लॉ इन पाकिस्तान। ठीक है। वो सबसे पहले कहता है जुवेनाइल ऑफेंडर कौन है, ऐसा ऑफेंडर जो, ऐसा मुलजिम जो 18 साल से कम हो। ठीक है। जो 18 साल से कम हो और वो कोई ऑफेंस करे तो उसको जुवेनाइल ऑफेंडर कहते हैं। और आगे वो कहता है कि जी व्हाट इज डिस्टिंक्ट रूल्स अरेस्ट एंड डिटेंशन और कस्टडी ऑफ बेल, ये सेक्शन 5 और 6 में डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। ठीक है। तो मतलब उसको अरेस्ट करेंगे तो वो उसके गार्डियन और प्रोबेशन ऑफिसर को बताया जाएगा, उसको प्रोबेशन मतलब ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा, बेल उसको दे दी जाएगी बेलेबल ऑफेंसेस में। ठीक है। तो ये 5-6 में डिस्कस किया गया है। आगे कहता है डबल जेओपर्डी, ये सेक्शन 405 में डिस्कस किया गया है और आपका 26 में डिस्कस किया गया है। वेरी इजी है पेपर, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। सबसे पहले आपने बस वो सिलेबस के अकॉर्डिंग बेयर एक्ट्स को तकरीबन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेना है। ओके, थैंक यू सो मच।